मेरे चैनल टॉप कैरियर टेक गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए RSCIT परीक्षा की शानदार तैयारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 6 लेकर आया हूं। यह RSCIT परीक्षा की शानदार तैयारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो सीरीज का छठा भाग है की सीरीज का छठा वीडियो है। यह मॉक टेस्ट पेपर नंबर 6 भी है। इसे शुरू करें उसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इस वीडियो सीरीज के इस छठे भाग का पहला प्रश्न है, आपने कोई ईमेल तैयार तो कर ली परंतु इसे आप बाद में भेजना चाहते हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर यह ईमेल आपको किस फोल्डर में मिलेगी? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, इनबॉक्स, सेंट, ड्राफ्ट्स, स्पैम। तो याद रखिए कि इनबॉक्स जो होता है ना, उसमें तो आई हुई ईमेल होती है जो आपके पास आई है, किसी और ने आपको भेजी है, वो ईमेल होती है इनबॉक्स पे। और आप जब किसी को भेजते हैं तो भेजी गई ईमेल आपको देखनी हो तो सेंट में जाके देखिए। और ड्राफ्ट्स वो फोल्डर होता है जिसमें आपको वे ईमेल मिलेंगी जो आपने कंपोज कर रखी है, तैयार कर रखी है, परंतु अभी तक भेजी नहीं है। तो इसका सही उत्तर ड्राफ्ट्स है। और स्पैम वह फोल्डर होता है जिसमें अवांछित ईमेल्स होती हैं, यानी जो आनी नहीं चाहिए या जिनको आप चाहते नहीं हो आपके पास आए, जो आपके लिए खराब है, गलत है या बेकार है, वो होती हैं स्पैम में। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की MS PowerPoint 2010 में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए उपयोग की जाती है? इसके 4 विकल्प हैं, Ctrl+M, Ctrl+N, Ctrl+D और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है Ctrl+D। आपके पास कोई भी PPT आपने बना रखी है, वो PPT में आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ सुधार करना चाहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं और आप उसमें से किसी स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड तैयार करना चाहते हैं, जैसे कि डुप्लीकेट स्लाइड तैयार करके फिर उसमें कुछ हेरफेर करना हो, तो आप उस स्लाइड को सिलेक्ट करें और Ctrl+D दबा दें, डुप्लीकेट स्लाइड तैयार हो जाएगी। डुप्लीकेट स्लाइड तैयार करने के लिए आप उस स्लाइड पर राइट क्लिक करके जो पॉपअप मेन्यू आता है उसमें डुप्लीकेट स्लाइड पर क्लिक करके भी आप डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, यह 7 IITs और IICM बेंगलोर द्वारा की गई संयुक्त पहल है। यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और प्रमुख सहयोगी विश्वविद्यालयों एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज के सिलेबस पर आधारित विज्ञान और इंजीनियरिंग के कोर्सेज के लिए ई-लर्निंग सामग्री प्रदान करने का कार्य करती है। इस संस्था का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके 4 विकल्प जो आपको दिए गए हैं वह है A स्वयं, B NPTEL, C राज ई ज्ञान और D है कोर्सेरा। तो इसका सही उत्तर है B NPTEL। NPTEL की फुल फॉर्म होती है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। चौथा प्रश्न है, विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग कर आप फाइल और फोल्डर्स छिपा या दृश्यमान बना सकते हैं, यानी उसे हाइड कर सकते हैं या विजिबल कर सकते हैं? तो इसके जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं वह हैं होम, व्यू, शेयर, ऊपर में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है व्यू टैब पर अगर आप जाएंगे, व्यू टैब आप ओपन करेंगे तो जो रिबन आएगी उस रिबन में एक शो हाइड सेक्शन होता है। यहाँ पे चित्र में बॉक्स के अंदर दिखा भी रखा है, वहाँ पे अगर हिडन आइटम्स नाम का एक आपके ऑप्शन मिलेगा, उसको अगर आप एक चेक बॉक्स रहेगा उसे आप सेलेक्ट कर देंगे तो जो छुपे हुए आइटम्स, छुपी हुई फाइल्स हैं वो भी आपको दिखेंगी, और अगर आप इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो छुपी ही रहेंगी। 5वां प्रश्न है, नए मतदान पंजीकरण के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है फॉर्म 6। ये फॉर्म 6 कैसा होता है यहाँ पे आपको 7वें चित्र में दिखाया भी गया है। 6ठा प्रश्न है, एक्सेल में आप किस प्रकार संपूर्ण कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं? इसके जो 4 विकल्प दिए गए हैं वे हैं कॉलम के हेडर पर क्लिक करके, कॉलम में क्लिक करके, कॉलम कमांड पर क्लिक करके, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए, कॉलम के हेडर पर क्लिक करके। जो ये जो लिखा होता है ना ABCD, जो कॉलम का हेडर होता है जिसपे कॉलम का सीरियल नंबर, कॉलम का क्रमांक, कॉलम का नाम होता है ABCD, तो वजह आप उस पर ABCD पे आप जैसे आपको C कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप C पे क्लिक कर दीजिए, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है,
गूगल ड्राइव में हम कितने जीबी तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। गूगल ड्राइव गूगल की एक बहुत ही अच्छी सर्विस है। गूगल ड्राइव गूगल द्वारा विकसित एक फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सेवा है। यानी आप इसमें आप अपनी फाइलें क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं और किसी भी जो डिवाइस है उस पर आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, यानी उस पर आप इसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि उसको आप रीड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। 24 अप्रैल 2012 को लॉन्च किया गया था ये गूगल ड्राइव गूगल द्वारा। गूगल ड्राइव उपयोगकर्ताओं को क्लाउड में फाइलों को संग्रहित करने, डिवाइसों में फाइलों को सिंक्रोनाइज करने और फाइलों को साझा करने की यानी शेयर करने की अनुमति देता है। प्रत्येक गूगल ड्राइव में, प्रत्येक गूगल खाते में, गूगल ड्राइव ही काफ़ी नहीं है, प्रत्येक गूगल खाते में 15 GB की स्टोरेज मिलती है। यानी जब भी आप कोई ईमेल अकाउंट बनाएंगे तो आपको 15 GB की स्टोरेज आपको मिल जाएगी। और वो जो 15 GB की स्टोरेज है वो आप 3 जगह पे शेयर होती है, यानी 3 जगह पे वो 3 जगह की स्पेस को मिला के वो 15 GB होती है। यानी उसको 15 GB को आप गूगल ड्राइव में, जीमेल और गूगल फोटो, इन तीनों में आप उसे काम में ले सकते हैं। तीनों को मिला के 15 GB होनी चाहिए। जब आप गूगल वन में अपग्रेड करते हैं, यानी अगर आप ये तो फ्री, ये तो एक डिफ़ॉल्ट स्पेस मिलती है, यानी आप कोई भी आप ईमेल अकाउंट बनाएंगे जीमेल पे तो आपको 15 GB की स्पेस आपको मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगी। और अगर आप इसको अपग्रेड कराना चाहते हैं, यानी साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं 15 GB की जगह मुझे 50 GB 100 GB या और भी ज़्यादा मिले, तो आप इनके कुछ पेमेंट प्लान होते हैं, आप पेमेंट करके और उस प्लान को सेलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से आपकी वो स्पेस बढ़ जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 15 GB। क्वेश्चन नंबर 8, बूटिंग कितने प्रकार की होती है। इसके जो 4 विकल्प हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, यानी और इसका यानी बूटिंग 1 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, 3 की होती है, 4 होती है। तो इसका सही उत्तर है B2, यानी बूटिंग 2 प्रकार की होती है। बूटिंग 2 प्रकार की होती है, एक तो जिसे कहते हैं कोल्ड बूटिंग और दूसरी होती है वार्म बूटिंग। अगर आपका कंप्यूटर ऑफ है और उसे ऑन करते हैं तो वो जो बूटिंग होती है, अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि बूटिंग क्या होती है। तो याद रखिए, कंप्यूटर के स्टार्ट होने की, कंप्यूटर चालू होने की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम बूटिंग प्रोसेस कहते हैं, यानी उसे ही बूटिंग कहते हैं। और ये 2 प्रकार की होती है, मैंने बताया जैसे आपको कि कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। तो जब आपका कंप्यूटर ऑफ है और आप उसे ऑन करेंगे तो वो जो चालू होने की, तब जो चालू होने की प्रोसेस होती है उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और यदि आपका कंप्यूटर ऑन है, पहले से ही ऑन है, उसे आप रीस्टार्ट कर रहे हैं यानी रीबूट कर रहे हैं, तो उस बूटिंग को वार्म बूटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार नहीं है। इसमें 4 विकल्प हैं, वैन, पैन, टैन, मैन। तो ये जो टीन है, टीन, टैन जो भी हो यहाँ पर, ये नहीं होता है कोई प्रकार। याद रखिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के जो 4 प्रकार होते हैं, वो होता है पेन। पेन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक होता है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, और एक होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक होता है वैन जिसे वॉइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। इनके अलावा कोई भी और हो तो वो नहीं होगा उत्तर। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं, कंट्रोल पैनल में कौन कौन से ऑप्शंस पाए जाते हैं। तो कंट्रोल पैनल में, विंडोज 10 के कंट्रोल पैनल में बहुत ऑप्शंस पाए जाते हैं, जिनमें सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम्स, यूजर अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन, एज ऑफ एक्सेस। ये सब इसके ऑप्शंस होते हैं, जो कि मेरे साथ में यहाँ पे एक चित्र आपको दिखाया जा रहा है, उसमें ये सब ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। 8 तरह के ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए हैं वो हैं ए, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, तो बिल्कुल ये भी होता है। बी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, ये भी एक ऑप्शन होता है। सी, प्रोग्राम्स, ये भी एक ऑप्शन होता है। और डी, ऑल ऑफ दीज, तो इसका सही उत्तर है डी, ऑल ऑफ दीज। 11वां प्रश्न है, व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। इसके 4 विकल्प जो दिए गए हैं वे हैं, ए, वीडियो कॉल के लिए, बी, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज भेजने के लिए, सी है चैटिंग के लिए, और डी है उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल व्हाट्सएप का उपयोग आप इनमें सभी कार्यों के लिए करते हैं, वीडियो कॉल भी करते हैं, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और कोई भी डॉक्यूमेंट आप भेज भी सकते हैं, चैटिंग भी आप करते हैं, कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। 12वां प्रश्न है, किसी नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को किस में मापा जाता है। तो इसके जो 4 विकल्प दिए गए हैं वो हैं हर्ट्ज, डॉट्स पर इंच, सी है बिट्स पर सेकंड, और डी है उपरोक्त सभी।
तो इसका उत्तर है सी, बिट्स पर सेकंड। याद रखिए कि नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को बिट्स पर सेकंड यानी बीपीएस में नापा जाता है। और यदि आपके पास ब्रॉडबैंड आपके पास है, आपने ब्रॉडबैंड का कनेक्शन ले रखा है और ब्रॉडबैंड पे आप काम कर रहे हैं, तो ब्रॉडबैंड की गति को मेगाबिट्स प्रति सेकंड यानी एमबीपीएस में नापा जाता है। 13वां प्रश्न है डैश 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 एमएस वर्ड 2010 में एक प्रकार का पैराग्राफ अलाइनमेंट है। उसके जो 4 विकल्प दिए गए हैं वो है ए में है पोर्ट्रेट, बी में जस्टिफाई, सी में इटैलिक, डी में इंडेंट। तो पोर्ट्रेट जो है वो एक पेज का टाइप होता है, यानी आप किस तरह के पेज में आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 तरह के इसके ओरिएंटेशन होता है पेज का। तो ये तो पोर्ट्रेट है तो पेज का ओरिएंटेशन है। और जस्टिफाई, यहाँ पे मैं बता दूं कि जिसका उत्तर जस्टिफाई है, क्योंकि जस्टिफाई एक अलाइनमेंट का एक टाइप है। और इटैलिक तो देखो ये एक आप टेक्स्ट पे एक इफेक्ट जो है वो आप कर सकते हैं, जैसे कि बोल्ड होता है या अंडरलाइन होता है, ऐसे इटैलिक भी एक टेक्स्ट के लिए एक इफेक्ट होता है। इंडेंट जो है ये पैराग्राफ के लिए होता है कि पैराग्राफ को आप लेफ्ट मार्जिन से कितना दूर खिसकना चाहते हो, उसे आप उस डिस्टेंस को इंडेंट कहते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर है इसका जस्टिफाई। याद रखिए कि अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। जस्टिफाई अलाइनमेंट कैसा अलाइनमेंट होता है, ये तरह से पूरे पैराग्राफ पर अप्लाई होता है। अगर आप पास कोई पैराग्राफ आपने टाइप कर रखा है, उस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लीजिए और इस जस्टिफाई अलाइनमेंट को अप्लाई कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट में तो जो सभी लाइनें एक सीध में रहेंगी, लेकिन राइट में भी एक सीध में आ जाएंगी। 14वां प्रश्न है निम्न में से सबसे कम भंडारण क्षमता किसकी होती है। तो इसका सही उत्तर मैं बताऊं, उसके पहले 4 विकल्प देखते हैं अपन। एक ए में है सीडी, बी में है डीवीडी, सी में है ब्लू रे डिस्क और डी में है हार्ड डिस्क। तो सबसे कम भंडारण क्षमता की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए जो सीडी है उसकी भंडारण क्षमता होती है 700 MB और डीवीडी की भंडारण क्षमता होती है 7.4 GB, सिंगल लेयर में तो 7.4 GB और डबल लेयर में 8.5 GB। और ब्लू रे डिस्क जो होती है उसमें जो सिंगल लेयर में तो होती है 25 GB और डबल लेयर में होती है 50 GB। तो और जो हार्ड डिस्क होती है वो तो आप जानते हैं कि वो तो 128 GB या 256 GB या 500 GB या 1 TB इस तरह से आती है। तो सबसे कम भंडारण क्षमता होती है CD की और इसलिए इसका उत्तर है ACD। 15वां प्रश्न है नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करें। और इसमें देखिए एक पे तो दे रखा है राजधरा, बी में दे रखा है राजमेघ, सी में दे रखा है राज इवॉल्ट और PQR भी यहाँ दे रखे हैं। पी में दे रखा है राजस्थान क्लाउड, क्यू में दे रखा है राजस्थान GISS DSS और आर में दे रखा है एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका जो इसमें आप एक को P से या एक को Q से या एक को R से, इस तरह 2 को P, 2 को Q, 2 को R, 3 का P, 3 का Q, 3 का किससे मिलान करना चाहते हैं, यानी एक का PQR में से किससे, 2 का PQR में से किससे, 3 का PQR में से किससे मिलान करना चाहते हैं। तो वो आप देखें सही मिलान क्या रहेगा, तो उसका सही उत्तर है D, यानी पहले का मिलान Q से सही रहेगा, दूसरे का P से सही रहेगा और तीसरे का R से सही रहेगा। यानी पहले का Q से, यानी राजधरा क्या है, राजस्थान GISS DSS और राजमेघ दूसरे नंबर पर राजमेघ है, तो राजमेघ का सही मिलान P से रहेगा। ये राजमेघ क्या है, राजस्थान क्लाउड है। यह क्लाउड एक के ऑप्शन दिया गया, यानी क्लाउड सर्विस राजस्थान सरकार के द्वारा आप लोगों को दी गई। और तीसरा है राज इवाल्ट जो है इसका सही मिलान रहेगा R से, यानी ये एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और इस पे आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। 16वां प्रश्न है कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कीज होती हैं। तो इसके जो 4 विकल्प दिए गए हैं, ए में है 10, बी में 12, सी में 14 और डी में 15। तो इसका सही उत्तर है बी 12। याद रखिए कीबोर्ड पर 12 है, यानी 12 फंक्शन कीज होती है जो F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 नाम से होती है। और इन फंक्शन कीज के स्पेशल यूज होते हैं।
17वां प्रश्न है पीडीएफ का विस्तारित रूप यानी पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से पहला विकल्प है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी में है परमानेंट डॉक्यूमेंट फाइल, सी में दिया गया है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल और डी में दिया गया है परमानेंट डॉक्यूमेंट फोल्डर। तो इसका सही उत्तर है ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ, पी से पोर्टेबल, डी से डॉक्यूमेंट, एफ से फॉर्मेट, ये इसकी फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। यह एक लोकप्रिय ई बुक फॉर्मेट है और इसमें सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसे कहीं भी भेजना, कहीं भी पढ़ना आसान होता है। इससे क्या है कि फ़ॉन्ट इसमें एक बार फाइल अगर पीडीएफ में बन जाती है ना तो उसकी सेटिंग चेंज नहीं होती है, ना उसका फ़ॉन्ट चेंज होता है, ना उसकी सेटिंग चेंज होती है, ना कलर चेंज होता है, ना उसका अलाइनमेंट चेंज होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता। अगर आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाई है आपने और वो किसी और को भेजोगे तो फ़ॉन्ट, अगर वो फ़ॉन्ट उसके पास नहीं हुआ तो फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अलाइनमेंट और सेटिंग और कलर, पता नहीं कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है, क्योंकि जिस कंप्यूटर में जाए उस कंप्यूटर में वो चीज़ें जो आपने अप्लाई की वो है या नहीं उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन पीडीएफ में ऐसा नहीं होता है। पीडीएफ अपने साथ ही सब चीज़ लेके चलती है और इस तरह से पीडीएफ कभी भी चेंज नहीं होती है। 18वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस का भाग नहीं है। तो देखें 4 विकल्प क्या क्या दे रखे हैं। ए में है एक्सेल, बी में एक्सेस, आउटलुक, पेंट। तो यहाँ पे इसका उत्तर है डी पेंट, क्योंकि एक्सेल, एक्सेस और आउटलुक ये तीनों तो एमएस ऑफिस का भाग होते हैं। एमएस ऑफिस के जो जाने पहचाने भाग हैं वो हैं आपके एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक और वन नोट भी होता है। बिल्कुल। तो अब लेकिन पेंट जो है, ये पेंट दरअसल एमएस ऑफिस का भाग नहीं होता है। ये जो सॉफ्टवेयर होता है ना पेंट, दरअसल ये विंडोज का भाग होता है। ये विंडोज की एसेसरीज का एक सॉफ्टवेयर होता है, विंडोज की एसेसरीज का भाग होता है। पेंट इज ए सिंपल रास्टर ग्राफिक एडिटर। ये एक ग्राफिक एडिटर है और इसमें आप पेंटिंग कर सकते हैं, इसमें आप फोटो इमेज की एडिटिंग भी कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पाते हैं। 19वां प्रश्न, रुपे कार्ड भारत की किस संस्था द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। तो इसके जो 4 विकल्प हैं वो है एनटीपीसी, एनवीएसपी, एनएसडीएल, एनपीसीआई। इसका सही उत्तर है एनपीसीआई। एनपीसीआई फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। रुपे एक भारतीय बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा और भुगतान सेवा प्रणाली है। यानी एक कार्ड आपको मिलेगा जिसके माध्यम से आप, जैसे वीज़ा कार्ड होते हैं ना, वीज़ा और मास्टर कार्ड, ऐसे ये भी एक कार्ड का टाइप है और इससे आप भुगतान कर सकते हैं। इसे 2014 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा परिकल्पित और लॉन्च किया गया था। 20वां प्रश्न है नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करें। पी, क्यू, आर और 1, 2, 3 यहाँ पे आपको एक तो पी का मतलब तो है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, क्यू का मतलब है सोशल नेटवर्किंग साइट, आर का मतलब है ई लर्निंग और 1 में दिया गया है यूडीसिटी और 2 में दिया गया है paytm.com और 3 में है लिंक्डइन। तो देखें किसका मिलान सबसे सही रहेगा, पी का 1, 2, 3 से या क्यू का 1, 2, 3 से या आर का 1, 2, 3 से। तो इसका सही उत्तर है सी, पी का 2 से, यानी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है paytm.com। बिल्कुल, अब यहाँ पे आप रुपए का आदान प्रदान करने के साथ साथ ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और क्यू सोशल नेटवर्किंग साइट, इसका सही मिलान 3 से है। लिंक्डइन, ये एक याद रखिए कि जैसे फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, उसी प्रकार से लिंक्डइन भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। और ई लर्निंग का सही मिलान रहेगा यूडीसिटी से, क्योंकि यूडीसिटी एक ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म है। 21वां प्रश्न है यदि आपको राशन से संबंधित शिकायत दर्ज करनी है तो किसके द्वारा करेंगे। तो इसके 4 उत्तर हैं। ए, 4 विकल्प जो दिए गए हैं, ए राज सेवा द्वार, बी में राजधारा, सी में राज ई साइन, डी में राज संपर्क। इसका सही उत्तर है राज संपर्क। राज संपर्क या राजस्थान संपर्क एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसी वेबसाइट है जिसपे आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस जो आपके राजस्थान सरकार ने आपके लिए दे रखी है, अगर आप उसी को शिकायत दर्ज करनी है तो आप कर सकते हैं इसमें। 22वां प्रश्न है https://
rsrtconline.rajasthan.gov.in का उपयोग कब कर सकते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए में दिया गया है बस में टिकट बुक करने के लिए, बी में दिया गया है ट्रेन में टिकट बुक करने के लिए, सी में दिया गया है प्लेन में टिकट बुक करने के लिए, डी में दिया गया है सिनेमा में टिकट बुक करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ए, बस में टिकट बुक करने के लिए। अगर आप राजस्थान रोडवेज की बस में टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाके टिकट बुक कर सकते हैं। ये वेबसाइट कैसे दिखेगी, यहाँ पे चित्र में आपको दिखाया गया है। 23वां प्रश्न है, गूगल मैप से रास्ता खोजने के लिए आपके मोबाइल में कौन सी सर्विस ऑन होनी चाहिए? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। ए में दिया गया है ब्लूटूथ, बी में दिया गया है जीपीएस, सी में दिया गया है वाईफाई, डी में दिया गया है हॉटस्पॉट। तो इसका सही उत्तर है बी, जीपीएस। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यह एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके द्वारा आप दुनिया की किसी भी जगह की स्थिति, यानी उसके जो लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड है, उसके आधार पे वो जगह कहाँ पे होगी उसकी डिटेल आप प्राप्त कर सकते हैं। यह एक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है जिसका उपयोग किसी स्थान विशेष, यानी विशेष स्थान तक पहुंचने के लिए सटीक स्थान, स्पीड का कितने दिनों, मतलब कितनी देर में पहुंचोगे, समय पहुंचोगे, कब तक पहुंचोगे, कितनी दूरी रहेगी, कैसे जाओगे, वो पूरा रास्ता तक आपको बताया जाएगा। ये सब जानने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। 24वां प्रश्न है, इसमें 2 वक्तव्य दिए गए हैं। वक्तव्य 1, सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है, और वक्तव्य 2, ROM यानी रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। निम्नलिखित में से उचित विकल्प चुनिए। यानी अब हम देखते हैं 4 विकल्पों में से कौन सा सही रहेगा। वक्तव्य 1 सही है और वक्तव्य 2 गलत है, वक्तव्य 1 गलत है और वक्तव्य 2 सही है, दोनों वक्तव्य 1 और 2 गलत है, दोनों वक्तव्य 1 और 2 सही है। इसका सही उत्तर है बी, वक्तव्य 1 गलत और वक्तव्य 2 सही है। वक्तव्य 1 गलत इसलिए है क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, और वक्तव्य 2 सही है क्योंकि रोम एक वास्तव में नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। यह चित्र में बताया हुआ है, इसका आप जूम करके या इसको आप जो आपके पॉज कर लें आप वीडियो को ध्यान से देखें। वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, याद रखिए इस आधार पे मेमोरीज 2 प्रकार की होती है, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो यहाँ पे आप देखें कि क्या होती है वोलेटाइल मेमोरी। दिस टाइप ऑफ मेमोरी loses all of its data when the power source is turned off। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर पावर सोर्स जो है, यानी कि अगर आप सीधी सी बात है आपका जो डेस्कटॉप है या लैपटॉप है जो भी है वो अगर बंद हो जाता है, यानी सीधी सी बात है उसमें से लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर ऑफ हो जाती है, और तो ऐसा होने पर जिस मेमोरी में से डेटा लॉस हो जाए, यानी जिस मेमोरी का डेटा खत्म हो जाए, उसे तो कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। और यदि पावर जाने पर भी अगर डेटा लॉस नहीं हो, डेटा वैसा वैसे ही बना रहे, तो उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो याद रखिए रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स, ये सब जो होते हैं ना, ये वोलेटाइल मेमोरी होते हैं। और जबकि जो हार्ड डिस्क है आपकी, और इसके अलावा रोम है, और इसके अलावा अगर यूएसबी ड्राइव पे आपने कोई जैसे पेन ड्राइव लगा रखा है, तो वो सब क्या होती है, वो सब होते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। 25वां प्रश्न है, डैश 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 विंडोज 10 यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है। तो ऐसी कौन सी, इन 4 में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो विंडोज 10 यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। ए में है टास्क बार, बी में है आइकन, सी में है माइक्रोसॉफ्ट, डी में है स्टेटस बार। तो टास्क बार इसका सही उत्तर है ए, टास्क बार। ये जो सबसे नीचे जो पट्टी होती है विंडोज 10 में, सबसे नीचे जो पट्टी होती है, विंडोज 7 में भी होती है, विंडोज 10 में भी होती है, ये जो पट्टी होती है इसे ही टास्क बार कहते हैं। इस पर सबसे आप देखें लेफ्ट साइड में एक बटन होता है जिसे हम स्टार्ट बटन कहते हैं, और यहाँ पेज पे क्लिक करने पर स्टार्ट मेन्यू आपके सामने खुल जाता है। इसके अलावा जब भी आप कोई प्रोग्राम आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो उसका आइकन भी इस पर शो होता है, और इसके राइट साइड में सिस्टम ट्रे होती है जिसपे आप डेट देख सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। 26वां प्रश्न है, मोडेम डैश 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 का संक्षिप्त नाम है। यानी सीधी सी बात है, हमें बताना है कि मोडेम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ए मेरे दिया गया है मॉडल्ड डी मॉडल्ड, बी में दिया गया मोशन डी मोशन,
सी में दिया गया है मॉड्यूलर, डी मॉड्यूलर, और डी में दिया गया है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। इसका सही उत्तर है डी मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। दरअसल ये क्या करता है ये डिवाइस कि जो आपके टेलीफोन लाइन के जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें कंप्यूटर में भेजता है और उस फॉर्मेट में चेंज करके भेजता है जिससे कंप्यूटर समझ सके, पढ़ सके, है ना। तो ये दरअसल टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने वाला यंत्र है एक तरह से। 27वां प्रश्न है MS PowerPoint 2010 में पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड में बैकग्राउंड को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए आप पारदर्शिता को यानी ट्रांसपेरेंसी को डैश 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 पर सेट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बनाने के लिए आप ट्रांसपेरेंसी को कितने पे सेट करेंगे? 0% में सेट करेंगे, या बी में दिया गया है 50% तो उस पर सेट करेंगे, या 150% में सेट करेंगे, या 100% सेट करेंगे? तो इसका उत्तर है डी 100%, 100%। आपको यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड बैकग्राउंड का मेन्यू का जो पूरा बॉक्स आता है उसका चित्र यहाँ दिखे आपको बताया हुआ है। आप देखें इसमें नीचे से थोड़ा सा ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रांसपेरेंसी। अगर 0 रहेगा तो कोई ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शी नहीं होगा बिल्कुल भी, और इसे आप 100% कर देंगे तो बैकग्राउंड पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। 28वां प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। 4 कथन देखते हैं, 4 ऑप्शन में 4 कथन दिए गए हैं। ए में दिया गया है आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में PDF में एक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, तो बिल्कुल सेव कर सकते हैं, ये गलत कथन नहीं है। बी में दिया गया है MS वर्ड 2010 में एक फाइल प्रिंट करने के लिए Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। अगर आप MS वर्ड 2010 में किसी भी फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं तो Ctrl+P दबाएं, वो फाइल प्रिंटिंग पर चली जाएगी। सी में दिया गया है जीमेल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। जीमेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसी सर्विस है गूगल की जिसके द्वारा हम ईमेल बना सकते हैं, ईमेल की क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। डी में दिया गया है POS टर्मिनल वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है, परंतु ये गलत है क्योंकि POS तो एक डिवाइस होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल, जिसमें आप कार्ड जो है स्वैप करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो POS जो है वो POS टर्मिनल यानी वो डिवाइस वेब ब्राउजर का उदाहरण है, ये गलत है। 29वां प्रश्न है एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसके जो 4 विकल्प हैं, ए में दिया गया है वेब क्राउलिंग / वेब स्पाइडर, बी में दिया गया है इंडेक्सिंग, सी में दिया गया है सर्चिंग, डी में ये सभी। तो इसका उत्तर है ये सभी। बिल्कुल एक सर्च इंजन सूचनाओं को खोजने के लिए इन सब का उपयोग करता है, यानी वेब क्राउलिंग का भी उपयोग करता है, इंडेक्सिंग का भी और सर्चिंग का भी। 30वां प्रश्न है नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है, तो हब, स्विच, प्रोसेसर और एक डी में दिया गया है ए और बी दोनों, तो इसका उत्तर है ए और बी दोनों। हब भी एक नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस है, स्विच भी एक नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस है, लेकिन प्रोसेसर तो आपको पता है ना CPU में लगा होता है और कंप्यूटर के चलने के लिए जरूरी होता है, तो ये नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का उदाहरण नहीं है। 31वां प्रश्न है URL किस बार में शो होता है? तो URL क्या होता है पहले तो देखें, तो किसी भी वेबसाइट का जो वेबसाइट के हैं या वेब पेज के हैं उसका जो एड्रेस होता है वो URL होता है। और URL किस शो होता है? तो ये टाइटल बार में शो नहीं होता है, स्टेटस बार में शो नहीं होता है, मेन्यू बार में शो नहीं होता है, इसका से उत्तर डी, ये एड्रेस बार में शो होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है। 32वां प्रश्न है MS वर्ड 2010 में हाइपरलिंक को ओपन करने के लिए कीबोर्ड पर किस की को दबाए रखते हुए हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं? तो इसका सही उत्तर है Ctrl+CTRL। कंट्रोल की को आप दबाए रखते हुए यदि किसी हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो वो हाइपरलिंक पे जो जिस भी वेब पेज का या फाइल का लिंक होगा वो ओपन हो जाएगी, तो इसका सही उत्तर है CTRL। 33वां प्रश्न है ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर सचमुच नजर रखता है और जासूसी करता है? इसके जो 4 विकल्प दिए गए हैं, ए में दिया गया है
ट्रोजन हॉर्स, बी में स्पाईवेयर, सी में ये दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी स्पाईवेयर। स्पाईवेयर वे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर में स्टोर हो जाते हैं और आपकी सभी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। 34वां प्रश्न है, पेन ड्राइव आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के किस पोर्ट में लगाते हैं? बिल्कुल, ये जानना बहुत ज़रूरी भी है, बहुत एक बेसिक नॉलेज है, तो पता भी होना चाहिए। और याद रखिए इसका सही उत्तर है ए USB पोर्ट। 4 विकल्प जो हैं वो है ए में USB पोर्ट, बी में VGA पोर्ट, डी में HDMI पोर्ट और डी में DVI पोर्ट। तो यहाँ पे USB पोर्ट इसका सही उत्तर है और USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, जबकि VGA की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे, HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस और DVI की फुल फॉर्म होती है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। 35वां प्रश्न है, MS Excel 2010 की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? MS Excel 2010 में जो भी फाइल बनती हो उसका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, ये पूछा गया है। तो देखो, ए में दिया गया है .doc, बी में दिया गया है .xls, सी में दिया गया है .docx और डी में दिया गया है xlsx। तो इसका सही उत्तर है d.xlsx। याद रखिए कि MS Excel 2010 का जो मौजूदा डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वो XLSX है। और याद रखिए ये जो फाइल एक्सटेंशन है 2007 यानी MS Office 2007 यानी MS Excel 2007 से ही ये चला आ रहा है। अगर आप MS Excel 2007 फाइल बनाते हैं तो वहाँ भी .xlsx का ही उसका एक्सटेंशन नेम रहेगा और 2010 में भी यही रहेगा। लेकिन 2007 से पहले के जो वर्जन थे MS Excel के, उनमें जो एक्सटेंशन नेम होता था वो होता था .xls, जो कि बी में दिया गया है। लेकिन इसका सही उत्तर है डी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं MS Excel 2010 की। तो दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो सीरीज के 6ठे भाग के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है, उम्मीद है कि आपने ना अच्छे से समझ लिया होगा और अच्छे से सीख लिया होगा। आप इन्हें याद कीजिए, समझिए, सीखिए, याद कीजिए और हाँ, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। जो आपके जो भी दोस्त, जो परिचित RSCIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए भी। और केवल इस एग्जाम के लिए नहीं, आपके सभी तरह की जो एग्जाम्स होती है, कंप्यूटर अनुदेशक की हो या कंप्यूटर से संबंधित जहाँ भी प्रश्न आएंगे, तो ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में गिने जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।